बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम और वेलकम बैक। लेक्चर नंबर 27 जो आईपीएस का पार्ट 2 बन गया वो आज शुरू करते हैं हम। ठीक है, हमने आईपीएस की बेसिक फंडामेंटल्स के बारे में पढ़ लिया कि आईपीएस क्या होता है, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम है, और आईडीएस क्या इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम है, और उसको जो है हम इस सिंबल से शो कराते हैं। और उसके बाद हमने थोड़ा सा ये पढ़ा कि आईपीएस काम कैसे करता है, उसके अंदर सिग्नेचर्स होते हैं, सिग्नेचर बेस्ड बिहेवियर। फिर हमने काफ़ी सारे मॉडल्स देखी, सिस्को की और सिस्को की पुरानी और नई टैगलाइन देखी, सोर्स फायर के बारे में थोड़ा सा डिस्कस किया। आज हम ना थोड़ा सा और इन डिटेल जाएंगे कि कंट्रोल व्हाट कनेक्शन सेंसर्स शुड टेक, ठीक है, और सिग्नेचर टाइप्स हम देखेंगे और आईडीएस आईपीएस की बेस्ट प्रैक्टिसेस देखेंगे। और इससे फिर अगले लेक्चर के अंदर ना जो सिस्को की बुक ने जो है वो आपका आईओएस बेस्ड सिग्नेचर सेंसर्स दिखाए हैं, जिसको मैं बिल्कुल बिलीव नहीं करता, मगर मैं कोशिश करूंगा कि उसकी भी लैब कराऊँ और एक एक्चुअल असली जो आईपीएस अप्लायंस है उसको मैं ट्राई कर रहा हूँ कि किस तरह मुझे होल्ड मिल जाए, तो उसको भी दिखाऊंगा मैं आपको, ताकि आपको अंदाज़ा हो जाए कि यार ये दो चीज़ें जो सी हैं इनमें डिफरेंस कितना है। ठीक है, यानी हमने देखा कि अगर मेरे राउटर है तो राउटर के अंदर भी मैं आईपीएस आईओएस बेस्ड आईपीएस डाल सकता हूँ। ठीक है, और एक हमने देखा कि आईपीएस अप्लायंस भी होती है। ठीक है, ये काफ़ी महंगी होती है, इसलिए जो है मेरे लिए इसे ख़रीदना बहुत मुश्किल है। ठीक है, मगर मैं अरेंज कर लूँगा कहीं से और फिर मैं आपको उसकी भी लैब दिखाऊंगा। मगर नेक्स्ट लेक्चर में इंशाल्लाह अगर ये रेंज होगी तो वेल एंड गुड, अदरवाइज़ मेरे पास जो है इसकी तो हम लैब जीएनएस पे भी कर सकते हैं। ठीक है, मगर ये अगले लेक्चर की बात है। ठीक है, अब होना क्या है, कंट्रोलिंग व्हाट एक्शन सेंसर शुड टेक। सेंसर के पास सिग्नेचर है और सिग्नेचर ने कहा कि भैया अगर तुम्हारे पास इतनी ट्रैफिक आ रही है तो तुम ऐसा करो कि ये कोई मिलिशियस अटैक है, ये डॉस अटैक हो रहा है तुम पे, या कोई एसक्यूएल इंजेक्शन अटैक कर रहा है, या कोई क्रॉस साइट स्क्रिप्टिंग कर रहा है, या कोई जो है ब्रूट फोर्सिंग कर रहा है कि आईपीएस अप्लायंस रास्ते में बैठी हुई है। से फॉर एग्जांपल एक सिनेरियो पकड़ के चलते हैं। ठीक है, ये मेरा सर्वर है और ये यहाँ पे जो सी है मेरी आईपीएस अप्लायंस बैठी है। मैं इसे आईपीएस इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ये इन लाइन बैठी हुई है। ठीक है, और ये यहाँ पे मेरा राउटर है और राउटर से जो ट्रैफिक आती है वो देख रही है कि इस पे एक स्पेसिफिक यूज़र आईपी एड्रेस 1.1.1.98 से आ रहा है और उधर यूज़र नेम और पासवर्ड की अटेम्प्ट कर रहा है। पहले एक दफ़ा ट्राई करता है, फिर दूसरी दफ़ा, फिर तीसरी दफ़ा, फिर चौथी दफ़ा। तो आईपीएस अप्लायंस को क्या समझना चाहिए, ये क्या है, बिल्कुल ब्रूट फोर्स हो रहा है। ठीक है, अब टू मेनी सिग्नेचर्स एंड हार्ड टू मैनेज है। जब हार्ड टू मैनेज का क्या मतलब है कि जितने सिग्नेचर्स बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा कि जिस तरह ये पैकेट मिलेगा तो ये देखेगा कि किस किस्म की ट्रैफिक है और उस हिसाब से उस सिग्नेचर सेट के अंदर उसे डाल के और उसे एवेल्युएट करेगा कि भाई ये क्या क्या एक्शन परफॉर्म कर रहा है, और उसको एवेल्युएशन करने के बाद फिर उसको आगे जाने देगा। इसीलिए अब जब हम आईडीएस को इनलाइन मोड में डाल देते हैं तो इसकी परफॉर्मेंस जो सी है ना वो बहुत बढ़ जाती है। अगर आपके एनवायरनमेंट के अंदर आईपीएस लगी हुई है ना, कभी उसकी जाके सीपीयू यूटिलाइजेशन चेक करके देखना। ठीक है, अगर उसकी सीपीयू यूटिलाइजेशन 80% है ना, तो इसका मतलब है आप कंसीडर कर लें, अपने नेक्स्ट ईयर के बजट में डाल दें कि आपने आईपीएस अपग्रेड करनी है, या उस पे से जितनी वीलैंस की ट्रैफिक गुजार रहे हैं उसको घटा दें, यानी कम कर दें। ठीक है, अच्छा, तो बहुत सारे सिग्नेचर्स इसके अंदर होते हैं और ये डेली बेसिस पे, वीकली बेसिस पे, मंथली बेसिस पे अपडेट हो रहे होते हैं। ठीक है, मेरे ख्याल में मैंने प्रीवियस लेक्चर में आपको सिस्को थ्रेट इंटेलिजेंस वालों की जो वो दिखाई थी कि कितनी क्विकली ये लोग सिग्नेचर्स अपडेट कर रहे होते हैं। ठीक है, हाउ सिग्निफिकेंट द रिस्क इज आफ्टर द अलर्ट। अब सवाल ये पैदा होता है कि आपको ये अलर्ट आ गई, ये स्पेसिफिक ब्रूट फोर्स अटैक की अलर्ट आ गई, अब ये कितनी सिग्निफिकेंट है, यानी कितनी इंपॉर्टेंट है, यानी ये कितने हाथ पैर फुलाने वाली है। ठीक है, तो अब ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब इस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का आंसर जो है ना आपको इस वर्ड से मिलेगा, रिस्क रेटिंग, कि ये अप्लायंस क्या करे। ठीक है, या किसी ने इस अप्लायंस के ऊपर से, फॉर एग्जांपल ये एक सर्वर था और इसके ऊपर पोर्ट लगी हुई है जी 443। ठीक है, इसके ऊपर ये सुन रहा था और ये से फॉर एग्जांपल मैंने कह दिया ये मेरा आउटलुक वेब एक्सेस का सर्वर है। ठीक है, यानी एक्सचेंज सर्वर है। अब रिस्क रेटिंग एक वैल्यू है, ठीक है, जो इस अप्लायंस को बताएगी ओ ये जो काम हो रहा है ना ये बहुत डेंजरस है। सही है, अगर यही सिमिलर अटैक मेरे किसी ऐसे सर्वर पर हो रहा हो जो मेरा पब्लिक सर्वर हो और उसके ऊपर पब्लिक वेबसाइट पड़ी हुई हो, और एक ऐसी वेबसाइट जिसके ऊपर डिस्कशन फॉर्म हो, उसके ऊपर कोई एडमिनिस्ट्रेटर का लॉगिन ना हो मगर नॉर्मल यूज़र लॉगिन हो, और उसके ऊपर ये ब्रूट फोर्स अटैक हो रहा हो, तो इसकी रिस्क रेटिंग जो सी है वो कम होगी। ठीक है, अभी मैं रिस्क रेटिंग का कलर दिखाने के लिए डिफरेंट इंक ले लेता हूँ। से फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ अगर सेम अटैक इस सर्वर पर हो रहा है तो मैं इसको कहता हूँ यार ये 90 है, कि भाई कोई मेरे आउटलुक वेब एक्सेस को एक्सेस करना चाह रहा है। ठीक है, कहाँ से आ रहा है,
से फॉर एग्जांपल चाइना से आ रहा है, बदनाम किया हमने चाइना को, ठीक है, तो चाइना से आ रहा है, मैं क्या करूँगा, अगर मेरे पास कोई टेक्निक है तो मैं चाइना का सोर्स IP एड्रेस ही ब्लॉक कर दूँगा। मेरे यूज़र चाइना जाते ही नहीं, हम चाइना से बिज़नेस ही नहीं करते, रशिया से हम बिज़नेस नहीं करते, कोरिया से हम बिज़नेस नहीं करते, हम वो IP एड्रेसेस ब्लॉक कर देंगे, तो एक्सपोजर लेवल कम हो जाएगा। अब अगर यही अटैक इस सर्वर पर आ रहा होगा, मैं कहता हूँ आई डोंट केयर, ठीक है, तो प्रॉब्ली मैं रिस्क रेटिंग को 50 कर देता हूँ। अब जब मैंने 50 कर दिया तो इस IPS के लिए ये डिसीजन करना कि अगर रिस्क रेटिंग 90 है तो मैंने उसे ब्लॉक कर देना है, अगर 50 है तो मैंने अलर्ट जनरेट करनी है और उस अलर्ट को सप्रेस भी कर देना है। अगर 5 दफ़ा अलर्ट आ रही है तो मैं 1 दफ़ा दिखाऊंगा एडमिनिस्ट्रेटर को, ठीक हो गया। ये बात समझ लेनी है, रिस्क रेटिंग बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जिस पे ये आपकी IPS अप्लायंस समझती है। IPS अप्लायंस ह्यूमन बीइंग तो नहीं है ना, हमने अभी तक आज तक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोड्यूस नहीं की, ठीक है। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बना लेंगे फिर हमारे साथ क्या होगा, वो एक डिफरेंट सिचुएशन है। तो अब इस डिवाइस को ये समझाना कि भाई पैकेट की नब्ज़ पे हाथ रख के बता दे कि भाई ये पैकेट कहाँ से आ रहा है, कहाँ से जा रहा है और इसकी जो से रिस्क रेटिंग कितनी है। अगर उसकी रिस्क रेटिंग 90 है तो फ़ौरन ब्लॉक कर दे और रेड अलर्ट जनरेट कर दे, ठीक है, और उस पैकेट को आगे जाने ही ना दे, ठीक है। दैट इज़ कॉल्ड रिस्क रेटिंग। अब रिस्क रेटिंग के इर्द गिर्द इतनी चीज़ें हैं, खाली रिस्क रेटिंग तक हम किस तरह पहुंचते हैं वो एक डिफरेंट स्टोरी है, वो अभी अब मैं अगली स्लाइड में जाऊंगा। अभी सिर्फ मैं रिस्क रेटिंग के बारे में बता रहा हूँ, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मेरा घर है, मेरे घर में ताहा घर के अंदर आ रहा है, फिर बाहर जाता है, फिर अंदर आ रहा है, फिर बाहर जाता है, फिर अंदर आ रहा है, फिर बाहर जाता है। रिस्की फैक्टर है, मगर ताहा जो है मेरा अपना बेटा है, ठीक है, और वो उसका रिस्क फैक्टर कम हो गया, मगर अंदर बाहर जा रहा है, कोई चीज़ सस्पिशियस है, ठीक है, काफ़ी सारे फैक्टर्स हो गए। ताहा मेरा बेटा है, ठीक है, दिन का टाइम है, रात का टाइम नहीं है, और अपने हाथ में कुछ नहीं लेके जाता, आता है क्रिस्प का पैकेट उठाता वापस चला जाता, तो मुझे अंदाज़ा हो रहा है कि बाहर कुछ खेल रहा है मगर उसको भूख लग रही है और अंदर बाहर हो रहा है, ठीक है। अगर ताहा की जगह कोई और बंदा जो सा है या कोई और शख्स जो सा है वो मेरे घर के अंदर आए, फिर बाहर जाए, फिर अंदर आए, फिर बाहर जाए, तो इट्स वेरी सस्पिशियस। नंबर 1 क्या चीज़ थी कि भाई वो बंदा जो सा है मेरा फैमिली मेम्बर नहीं है, ठीक है, तो ए स्ट्रेट अवे उसकी जो वैल्यू होगी वो 100 से 100 को टच करेगी और मैं कहूँगा भाई ब्लॉक करो, ये कौन बंदा है, ठीक हो गया। तो इसी तरह हम लोग जो से हैं चीज़ों को एवेल्यूएट कर देते हैं कि भाई अच्छा अगर मेरे वेब सर्वर्स पे आ रहा है दैट्स फाइन, वेब सर्वर पे बहुत सारी ऐसी ट्रैफिक आ रही होती है जिसे आप ब्लॉक नहीं करते, आप कहते हैं यार ये आएगी भाई पब्लिक एक्सेसिबल सर्वर। अगर कोई ऐसी ट्रैफिक जो आपके DMZ सर्वर में आ रही है और आपने उसको पब्लिक को नहीं बताया हुआ और आप देख रहे हो चाइना से भी आ रहा है, कोरिया से भी आ रहा है, रशिया से भी आ रहा है, आप कहोगे सस्पिशियस है, ठीक है। या कोई अटैक करता है आपके DMZ में पड़े हुए SQL सर्वर को और SQL इंजेक्शन करने की कोशिश करता है, और मैं कहता हूँ कोई भी अगर हल्की सी भी सस्पिशियस एक्टिविटी सर्वर की तरफ आए तो इसको हाई कर दो। अब ये मसला ये किस तरह बताना है IPS को, उसको हम डिटेल में डिस्कस करेंगे अभी अगली स्लाइड पे, ठीक है। थ्री प्राइमरी इन्फ्लुएंसर्स ऑफ फाइनल रिस्क रेटिंग वैल्यू। जो फाइनल रिस्क रेटिंग की जो वैल्यू होती है, ये जो इस 100 पर हमने कैसे पहुंचना है, वो ये 3 फैक्टर्स हैं जिसे मैं अभी कह रहा था हम डिस्कस करेंगे। मेरे ख्याल में अगली स्लाइड पे भी मैंने लिखा हुआ, ठीक है। तो अब अगर मैंने कहा हम यही स्टोरी लेके चल रहे हैं कि ब्रूट फोर्स अटैक हुआ, ब्रूट फोर्स अटैक के लिए से फॉर एग्जांपल मेरे IPS के अंदर एक सिग्नेचर था जिसका नंबर था 1019, ठीक है। अब 1019 सिग्नेचर पे मैं कितना ट्रस्ट करता हूँ, ये कभी फॉल्स पॉजिटिव कभी गलती भी करता है या नहीं, ठीक है। अगर मैं कहता हूँ कि यार ये इस एक्यूरेसी की इस सिग्नेचर की एक्यूरेसी इतनी सॉलिड है कि इसके ऊपर कोई फॉल्स पॉजिटिव नहीं आएगा, फॉल्स पॉजिटिव क्या, वो गलती होगी मेरे पास से, ऐसा नहीं है। तो ये जौन सा है, ये अगर सिग्नेचर इतना सॉलिड है और इस पर हम ट्रस्ट करते हैं, यार ये हमेशा अटैक को पकड़ता है, ये कभी भी झूठ नहीं बोलता, ये बिल्कुल परफेक्ट करता है, तो इसकी जो कंट्रीब्यूशन वैल्यू है टूवर्ड्स दिस 100 डिजिट, मैं ऐसे कहता हूँ चलो जी मैंने इसको 50% रेटिंग दे दी, ठीक है, कि ये बहुत कम फॉल्स पॉजिटिव देता है, ये हमेशा सही देता है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर मेरे पास इसकी जगह एक और सिग्नेचर है जो PHP स्ट्रेंज कोड अगर इंजेक्शन है, वो मेरे अगर डेवलपर ने कोई ऐसी वेबसाइट बना दी, वो मुझे हर चौथे दिन नज़र आ रहा होगा, मैं कहूँगा यार ये सिग्नेचर आए तो इसकी कंट्रीब्यूशन जो सी है वो इस 100 के अंदर सिर्फ 10% रखना, ठीक है, इसकी वेटेज इससे ज़्यादा ना देना, तो मुझे पता है ये हर वक्त चीखता रहता है। तो उसकी वजह से कभी भी जब भी वो अटैक होगा तो इस फैक्टर की वजह से कभी वो 50 से ऊपर नहीं जाएगा। अगर 50 से ऊपर नहीं जाएगा तो मेरी IPS उसे ब्लॉक नहीं करेगी मगर अलर्ट जनरेट करेगी, ठीक है। उसके बाद आ जाता है अटैक सिवियरिटी रेटिंग, ठीक है, कि भाई किस किस्म का अटैक हो रहा है, ठीक है। SQL इंजेक्शन अटैक हो रहा है ऑन PHP वेबसाइट, ओह दैट्स समथिंग सीरियस। ब्रूट फोर्स अटैक हो रहा है
ऑन द वेब सर्वर, हाँ ठीक है, वेब सर्वर पे ब्रूट फोर्स अटैक होता है या नहीं होता, ठीक है। तो अटैक सिविलिटी, ये जो जिस किस्म का अटैक है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल अगर आप में से किसी लोगों को किसी को पता है ओवेस्प का, ठीक है, ओवेस्प ना हर साल जो सी है वो टॉप 10 लिस्ट निकालती है अटैक्स की, कि वेब सर्वर्स पे अटैक कैसे होते हैं। तो अगर उन अटैक्स में जो टॉप 10 में से टॉप 3 अटैक्स को आप कहते हो अगर इस किस्म के अटैक है, तो मैं चाहता हूँ कि वो कंट्रीब्यूशन ज़्यादा हो। तो से फॉर एग्जांपल मैंने इसको जो सा है कंट्रीब्यूशन दे दी 30%, ठीक है। अब आगे टारगेट वैल्यू रेटिंग। टारगेट वैल्यू रेटिंग क्या, कि मेरे पास वेब सर्वर्स भी पड़े हुए हैं, मेरे पास एक्सचेंज सर्वर भी पड़े हुए हैं, मेरे पास एसक्यूएल सर्वर भी पड़े हुए हैं मेरे DMZ पे जहाँ पे पब्लिक आ रही है। मैंने वेब सर्वर को कहा यार इसका अटैक इस पे हो तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं है, मैं से कहता हूँ मैंने इसको 40%, वेरी गुड। अच्छा जी, किधर थे हम लोग? अच्छा, स्लाइड ही डिफरेंट नज़र आ रही है अब, ठीक है। मैंने कहा जी मेरे पास एक वेब सर्वर है और एक मेरे पास एक्सचेंज सर्वर है और एक मेरे पास SQL सर्वर है, ठीक है। और मैंने कहा कि अगर मेरा अटैक जो सा वेब सर्वर पर आता है, मैं इसे कहता हूँ यार मैं इतना वरीड नहीं हूँ इसके बारे में, तो मैं इसे कहता हूँ यार इसकी 30% वैल्यू है इसकी, ठीक है, टारगेट वैल्यू रेटिंग। इसकी रेटिंग जो सी है वो 59 है, इसकी जो सी है 90 है। यानी अगर अब इस पर कोई अटैक आया और वो अटैक SQL इंजेक्शन हुआ तो और वो सिग्नेचर जो सा था उसकी फिडिलिटी रेटिंग बहुत हाई हुई, तो ये ग्लो अप कर जाएगा। और ये ग्लो अप करने का क्या मतलब है, मैंने कहा था एनीथिंग अबव 90 रिस्क रेटिंग उस ट्रैफिक को क्या करेगी, मेरी IPS अप्लायंस ब्लॉक कर देगी, ठीक हो गया। तो अब इस तरह ये आपकी IPS अप्लायंस इतने सारे फैक्टर्स को समझ के फिर ये डिसीजन करती है, ठीक है। अब अगली स्लाइड जो सी है ना, मैंने आपकी बुक से ली हुई है और इसको थोड़ा सा मैंने एक्सप्लेन करूँगा, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है। टारगेट वैल्यू रेटिंग। टारगेट वैल्यू रेटिंग क्या, कि जो एडमिनिस्ट्रेटर असाइन करता है कि यार ये वाले जो सर्वर्स हैं ना, ये जो 10.1.x.y सबनेट में पड़े हैं, बल्कि 10.1.10 कर देते हैं, 10.1.10 सबनेट में पड़े हैं, ये सारे मेरे क्रिटिकल सर्वर हैं क्योंकि इसके ऊपर मैं क्रिटिकल एप्लीकेशंस चला रहा हूँ, ठीक है। 10.1.30 के ऊपर जितने सर्वर्स पड़े हुए हैं ये मेरे थोड़े मीडियम क्रिटिकल है। 10.1.40 के ऊपर जो सर्वर पड़े हुए हैं ये वेरी लेस क्रिटिकल हैं, ये खेल खिलौने के सर्वर्स हैं, इनमें कोई मसले की बात नहीं अगर ये अटैक हो जाए। तो सबसे ज़्यादा क्रिटिकल क्या हो गया, ये वाला, ठीक हो गया। बहुत सारे एडमिनिस्ट्रेटर इसे डिफाइन नहीं करते मगर इट्स वेरी गुड प्रैक्टिस टू डिफाइन इट। इसीलिए मसला ये होता है कि हम अगली स्लाइड में डिस्कस करेंगे कि IPS को लोग लगा के छोड़ देते हैं और भूल जाते हैं, और ये एक प्रॉपरली डेडिकेटेड जॉब है। अगर हम बड़ी ऑर्गेनाइजेशंस की बात कर रहे हैं जो सिक्योरिटी को बहुत सीरियस लेती हैं, तो ये एज ए डेडिकेटेड जॉब है IPS एडमिनिस्ट्रेटर की, ठीक है। उसके अंदर फिर डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ आ जाती हैं, उसको हम आज डिस्कस नहीं कर रहे। उसके बाद अगली चीज़ है सिग्नेचर फिडिलिटी रेटिंग, कि भाई मैंने कहा ये सिग्नेचर कितना एक्यूरेट है, ठीक है। और अगर आपने मैनुअल सिग्नेचर बनाना है तो आप उसकी सिग्नेचर फिडिलिटी रेटिंग बनाते हैं। अगर सिस्को से आ रहा है तो सिस्को ने ऑलरेडी डिफाइन की होती है उसकी। अटैक सिविलिटी रेटिंग, ठीक है, कि भाई इस अटैक की सिविलिटी कितनी है, कि भाई ये अटैक कितना ज़्यादा डैमेज कर सकता है। क्या ये अटैक इतना डैमेज करता है कि सर्वर पे लोड डाल दिया, आई डोंट केयर। क्या ये अटैक इतना है कि आर्बिट्रेरी कोड इस पे एग्जीक्यूट हो जाता है, ओह दैट्स सीरियस, ठीक है। फिर हो जाता है अटैक रेलिवेंसी, कि ये अटैक जो सा है ये कितना रेलिवेंट है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल इसकी मैं बहुत अच्छी एग्जांपल ये दे सकता हूँ कि अगर मैंने कहा कि RPC का अटैक है, विंडोज़ RPC का अटैक आ रहा है, ठीक है, और जो डेस्टिनेशन सर्वर पड़ा हुआ वो लिनक्स का है, आई डोंट केयर क्योंकि वो अटैक उस पर काम नहीं करेगा, ठीक है। कोई स्कैन कर रहा है और उस पोर्ट को एक्सेस करने की कोशिश कर रहा है। अच्छा, ये जो लास्ट चीज़ है ना, ये सिस्को ने कोई 3-1 साल पहले ना, 3 तो नहीं कुछ ज़्यादा अरसा हो गया, रिलीज़ की थी ग्लोबल कोरिलेशन, ठीक है। ये ग्लोबल कोरिलेशन जो सा है ना, वो क्या होता है कि जब आप अपने सिस्टम पे इनेबल कर देते हो तो पूरी दुनिया के अंदर जब सिस्को ना सर्च कर रहा होता है कौन से बॉटनेट्स हैं, कौन से बैड IP एड्रेसेस हैं, कौन से बुरे लोग हैं, उन सब के IP एड्रेसेस की इन्फॉर्मेशन आपके सिस्टम में अपलोड करता रहता है। दैट इज़ कॉल्ड ग्लोबल कोरिलेशन। कुछ कंपनीज ग्लोबल कोरिलेशन करना पसंद नहीं करती। से फॉर एग्जांपल मेरी कंपनी पे एक अटैक आया, मेरे IPS सिग्नेचर बड़े और कोई बॉटनेट का कमांड एंड कंट्रोल सेंटर किसी ने हायर किया और ये तमाम ट्रैफिक आई, तो मेरी IPS ये इन्फॉर्मेशन सिस्को को भी शेयर करेगी। लोग ये इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करना चाहते, डिपेंडिंग अपॉन द डिफरेंट
कॉन्टिनेंट्स पे डिफरेंट लॉज हैं, तो इस वजह से ये बहुत मुश्किल हो जाता है। तो सिस्को वो इन्फॉर्मेशन ना फिर बाकी क्लाइंट्स को भेजती है, आपकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन कोई नहीं होती उसमें, सिर्फ ये होता है कि ये आईपी एड्रेस ज़्यादा मेलिशियस है, ये ज़्यादा क्रिटिकल है, आज ये स्पैम बॉट्स आ रहे हैं, ये वो। तो ग्लोबल कोरिलेशन भी अब ऐड ऑन हो जाती है। तो ये तमाम चीज़ें जो सी है ना, ये फैक्टर्स हैं जो आपकी रिस्क रेटिंग को इन्फ्लुएंस करती हैं। और रिस्क रेटिंग किस चीज़ को इन्फ्लुएंस करती है? आपके आईपीएस को बताती है कि अब मैंने क्या करना है, इस पर अलाउ करना है, डिनाई करना है, अलर्ट करना है, या डिनाई एंड अलर्ट दोनों करने हैं। ठीक है, दैट इज़ द डिसीजन जो आपकी आईपीएस अप्लाइज करती इन तमाम वैल्यूज़ के ऊपर। अच्छा, अब हमने आईपीएस समझ ली, हमने अपने नेटवर्क में लगाई आईडीएस मोड में कि डिटेक्ट करती रही, हमने उसको थोड़ा सा ट्यून किया, ट्वीक किया, हमने उस पर सिग्नेचर अपडेट लगा दी। अब मसला ये है कि अब हमने आईपीएस लगा दी, आईडीएस को आईपीएस मोड में कर दिया, वो इनलाइन बैठी हुई है, आपकी कंपनी की तमाम एप्लीकेशंस चल रही हैं और आप बहुत हैप्पी हैं, आप बड़े रिलैक्स हैं। ठीक है, मगर आपको आईपीएस इवेजन टेक्निक्स का पता होना चाहिए। ठीक है, आप सबसे पहली टेक्निक जो है ट्रैफिक फ्रेगमेंटेशन है। ठीक है, अच्छा, ये 3-4 जो इनिशियल टेक्निक्स हैं ना, ये सारी एक जैसी हैं। क्या करता है, अटैकर ने अटैक भेजना, उसने ना अटैक जो ट्रैफिक है उसको स्प्लिट कर दिया। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मैंने कहा ये कोई एक मेलिशियस पैकेट था जो अटैकर ने अपने पास से इस सर्वर तक पहुंचाना है, और बीच में ये यहाँ पर आपकी आईपीएस बैठी हुई है। ठीक है, उसने क्या किया, इसको इतना चॉप डाउन कर दिया, ठीक है, कि वो आईपीएस समझ ही नहीं सकी अटैक को। सिस्को इसको कैसे सोल्यूशन करता है कि वो तमाम पैकेट, ये पैकेट गुजरा, आईपीएस ने अपने पास कॉपी कर लिया, बफर में रख लिया, दूसरा पैकेट गुजरा, आईपीएस ने अपने पास रख लिया, तीसरा पैकेट गुजरा, रख लिया, चौथा पैकेट गुजरा, रख लिया, पांचवा पैकेट, छठा पैकेट, सातवां पैकेट, आठवां पैकेट में कोई फिन का फ्लैग होगा। अब आईपीएस समझ जाएगी, अब आईपीएस इन सारों को प्रोसेस करेगी और फिर अंडरस्टैंड करेगी कि ओह अच्छा, दिस इज़ एन अटैक, लेट मी ब्लॉक इट। तो वो आखिरी जो लास्ट पैकेट है उसको गुजरने नहीं देगी, आपका पैकेट असेंबल नहीं होगा और अटैक कंप्लीट नहीं होगा। ठीक है, ट्रैफिक सब्सटीट्यूशन एंड इंसर्शन के बीच में ना अनवांटेड नॉइज़ भेज रहा है या यूनिकोड्स भेज दिए। ठीक है, वो क्लाइंट एंड को यूनिकोड अगर नहीं समझ आए तो वो डाटा को सही से पढ़े और 4-5 पैकेट बीच में से ड्रॉप हो गए और एक्चुअली अटैक जो सा था वो, से फॉर एग्जांपल ये अटैक था और अटैक के अंदर ना फूफ या से फॉर एग्जांपल ATC डालना है, उसने ए इधर डाल दिया, टी इधर डाल दिया, सी इधर डाल दिया। जब आईपीएस ने इसको जोड़ा तो ठीक है, ये एटॉमिक या कुछ वर्ड बन गया जो कि आईपीएस समझ रही है ये एटॉमिक है, मगर एक्चुअली क्या है, ये ए, टी और सी हैं। ठीक है, ये एक्चुअली ऐसी वैल्यूज़ हैं जिनके साथ जो सा है वो जो क्लाइंट मशीन है वो समझेगी नहीं या ड्रॉप कर देगी, या कुछ और टर्मिनोलॉजीज़ में वो ऐसी ट्रैफिक जारी होगी जिसे आईपीएस समझेगी कि ये इस पैकेट का पार्ट है, मगर वो एक्चुअली इस पैकेट का पार्ट नहीं होगा। क्लाइंट एंड उसको किसी तरह डिकोड करके कुछ और समझने की कोशिश करेगा। तीसरा प्रोटोकॉल लेवल मिस इंटरप्रिटेशन है। वो क्या है कि मैंने यही अटैक भेजा, मगर मेरे अटैक के पैकेट क्या थे, ए, टी और सी जाना है। ठीक है, ये कोई वर्ड बन गया। ठीक है, अब आईपीएस ने ये सारे देखे, मगर मैंने आखिर में क्या किया, मैंने इधर जो है ना वो चेकसम वैल्यूज़ गलत कर दी। ठीक है, या और कुछ ऐसा काम कर दिया कि जिसकी वजह से ये जो से हैं आईपीएस नहीं समझी, या इसका टीटीएल वैल्यू जो सी है वो 1 कर दी। तो जिस तरह वो आईपीएस तक जाएगा, आईपीएस के मुताबिक टीटीएल वैल्यू जो सी है 2 से फॉर एग्जांपल 2 कर दी, तो आईपीएस ने डिक्रीमेंट करके भेज देने, जिस तरह पीसी के पास जाएगा वो ड्रॉप हो जाए, या आगे राउटर के पास जाए तो ड्रॉप हो जाए, और सिर्फ ये 3 पैकेट जो से पीसी के पास पहुँचे। ठीक है, या चेकसम वैल्यू इस पैकेट के आखिर में, चेकसम वैल्यू इन दोनों पैकेट के आखिर में चेकसम वैल्यू गलत कर दी। जिस तरह ये सारे पैकेट पीसी के पास पहुंचेंगे, पीसी इनमें से 1, 2 और ये 3 को ड्रॉप कर देगा, और इसके पास जो पैकेट बनेगा वो ATC होगा और वो अटैक का पैकेट होगा। ठीक है, तो आईपीएस इसको कैसे अवॉइड करती है कि TTL वैल्यू को एनालाइज करती है, TCP चेकसम वैल्यू को एनालाइज करती है, अगर चेकसम ठीक नहीं होता तो उनको ड्रॉप कर लेती है। जब तक पूरे पैकेट उसके पास नहीं बन जाता वो कम्युनिकेशन फ्लो नहीं होने देती। इस वजह से आईपीएस के ऊपर ना बहुत सारे लोड बहुत ज़्यादा होता है। ठीक है, इसीलिए आईपीएस यानी हाई स्पीड जो आईपीएस है ना वो बहुत बड़ा चैलेंज है कंपनीज़ के लिए बनाना। तभी लोग कहते हैं कि यार वो टीयर 1 के जो ISPs हैं वो आईपीएस क्यों नहीं लगाते, अगर वो लगा दें उनकी कम्युनिकेशन स्पीड स्लो हो जाए। टाइमिंग अटैक बहुत इंपॉर्टेंट अटैक है।
ठीक है। मगर इसके अंदर ना ये बहुत मुश्किल है सिस्को की फायरवॉल के आईपीएस के अंदर, बल्कि वर्ल्ड वाइड आईपीएस के अंदर इसको परफॉर्म करना। वही हमारा पैकेट क्या है, एटीसी, ठीक है, ये एटीसी, ये 3 पैकेट हैं। मैंने पहले ए भेजा, ठीक है, और उसके बाद बैठ गया, सो गया, ठीक है। आईपीएस का टाइमर एक्सपायर हो गया, से फॉर एग्जांपल आईपीएस का टाइमर तो 30 सेकंड। अगर आईपीएस अपना टाइमर बहुत ज़्यादा कर ले तो मैं क्या करूँगा, आईपीएस को इतने सारे पैकेट भेजूंगा, आईपीएस का बफर फुल हो जाएगा, बफर ओवरफ्लो हो जाएगा। कितनी एक लिमिटेशन तो है ना, मेमोरी की लिमिटेशन तो होती है ना, ठीक है। तो आईपीएस का क्या काम है कि एक पैकेट आया और अगर 100 सेकंड तक उसको दूसरा पैकेट नहीं मिला तो उस पैकेट को ड्रॉप कर देती है, ठीक है, मगर क्लाइंट ने अपने पास रखा हुआ है, ठीक है। तो थोड़ी देर बाद टी भेज दिया, टी पहुंच गया, फिर सी भेज दिया, सी पहुंच गया, और इतनी देर में पहुंचाया कि 900 सेकंड्स के बाद भेज दिया, डिपेंडिंग अपॉन ये। इसके लिए आईपीएस रिविजन्स की बहुत सारी टेक्निक होती है, उसमें आप एनालाइज कर सकते हो कि कौन से टैग्स आपके ब्लॉक हो रहे हैं, ठीक है। अच्छा, एनक्रिप्टिंग एंड टनलिंग, ये एक ऐसी चीज़ है जिसको आपकी आईपीएस कोई जुगाड़ नहीं लगा सकती, ठीक है। अगर आपके पास, मगर इसके लिए, इस अटैक को करने के लिए आपके पास ऑलरेडी कंप्रोमाइज्ड पीसी होना चाहिए, कि आपके पास ये पीसी पड़ा हुआ है, ठीक है, ये आपका ज़ोंबी है, ठीक है, ज़ोंबी हो गया, ठीक है, ये आपकी आईपीएस पड़ी हुई है, ठीक है, रास्ते में, और ये आपका अटैकर है, ठीक है। अब उसने ज़ोंबी को कहा कि वो क्या उसके लिए टर्म यूज़ करते हैं, कॉल बैक करे, ठीक है, कॉल होम एक टर्म यूज़ होती है, मुझे इस टाइम भूली हुई है, ठीक है, कि भाई वो अपने सर्वर को वापस कनेक्ट करता है अंदर से, अंदर के नेटवर्क से, और फिर मेरे ऑलरेडी उसके साथ इंक्रिप्टेड टनल। अब आप आपके आईपीएस बिगाड़ ले, जो कर सकते हो, आप कुछ नहीं कर सकते, ठीक है, अनटिल अनलेस आपके पास कोई ऐसा मैकेनिज्म हो जहाँ पर आप यहाँ पे डिक्रिप्ट करते हो और वो डिक्रिप्ट करके रियल टाइम ट्रैफिक यहाँ से गुजारते हो। अगर आप यूरोप में काम कर रहे हो तो नेवर ट्राई टू डिक्रिप्ट द एसएसएल टनल, ठीक है, नौकरी से भी जान छोड़ोगे और कोर्ट में भी जाना पड़ेगा, ठीक है। अमेरिका के अंदर आप ये कर सकते हो, वो लेजिस्लेशन के इश्यूज़ हैं, यूरोपीय यूनियन के लेजिस्लेशन के और अमेरिका के। पाकिस्तान इंडिया में जो मर्जी करो, कोई नहीं पूछेगा। एनीवे, चेक कर लेना अपने साइबर लॉज। अच्छा, फिर होता है रिसोर्स एग्जॉस्शन, ठीक है, कि जी फॉर एग्जांपल आपके पास इतने ज़्यादा पैकेट्स आ गए आपके आईपीएस के पास कि आईपीएस ने उन पैकेट्स को या ड्रॉप करना शुरू कर देता है या फिर उन्हें बाईपास करना शुरू कर देता है, ठीक है। दैट डिपेंड्स कि आपने आईपीएस को कैसे कन्फिगर किया। ये जो से हैं कुछ 6 या 7 किस्म के अटैक्स हैं जो आपके आईपीएस पे आते हैं, मगर इनसे बचने के लिए आपने कुछ नहीं करना, आपका वेंडर ही इन कामों से सोल्यूशन निकालेगा। आपको इसमें कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो आपने कन्फिगर करनी है। आगे चलते हैं। आगे जी, अब आपने सिग्नेचर मैनेज करना है, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट काम होता है ट्यूनिंग द सिग्नेचर, ठीक है। सिस्को क्या करती है, अपने तमाम सिग्नेचर्स को ना डिफरेंट ग्रुप्स में डाला हुआ है, ठीक है। से फॉर एग्जांपल वेब सर्वर के सिग्नेचर्स हैं, अपाची सर्वर्स के सिग्नेचर हैं, मेल सर्वर्स के हैं, और इस तरह डिफरेंट टेक्नोलॉजीज़ के सिग्नेचर्स हैं, ठीक है। और वो सारे के सारे सिग्नेचर एक डिफरेंट ग्रुप में होते हैं, और अगर कभी भी उस ग्रुप का कोई सिग्नेचर ट्रिगर होता है तो उस पूरे ग्रुप के अंदर जितने सिग्नेचर्स होते हैं वो सारे के सारे कंपेयर होते हैं अगेंस्ट दैट स्पेसिफिक पैकेट, ठीक है। और उन तमाम पैकेट्स को उस सिग्नेचर उस पैकेट को उन सिग्नेचर सेट के अगेंस्ट कंपेयर करने के लिए एक इंजन यूज़ होता है विच इज़ कॉल्ड माइक्रो इंजन, सिग्नेचर माइक्रो इंजन, ठीक है। वो सिर्फ उस ग्रुप ऑफ, से फॉर एग्जांपल मेरे पास अगर 4 ग्रुप ऑफ सिग्नेचर्स हैं तो हर एक का एक अपना इंजन होगा, ठीक है। लाइक ये हार्डवेयर इंटेंसिटी की बात हो रही है, ठीक है। तो जिस तरह ही एक पैकेट आया और उसने इस सेट ऑफ पैकेट्स को ग्रुप के सिग्नेचर्स में फॉल कर रहा है, यानी विंडोज़ का पैकेट है, आइडेंटिफाई कर लिया, तो हम क्या करेंगे, ये माइक्रो इंजन जो सा है ये इसको फिक्स करेगा, इसको आइडेंटिफाई करेगा, एनालाइज करेगा, और एनालाइज करने के बाद फिर उस पैकेट को आगे जाने की परमिशन देगा, ठीक है। अच्छा, अब सिग्नेचर के जो माइक्रो इंजन है, जो ये ग्रुप का है, उसके अंदर ना डिफरेंट टाइप के सिग्नेचर माइक्रो इंजन हैं। वन इज कॉल्ड एटॉमिक, एक पैकेट गया उसको एनालाइज किया, पैकेट गया एनालाइज किया, पैकेट गया एनालाइज किया, सिंपल काम है, ठीक है। मल्टीपल पैकेट्स नहीं है, सिंगल पैकेट को एनालाइज कर रहा है, ठीक है। दूसरा क्या है, दूसरा पहले मैं ये बताता हूँ, स्ट्रिंग और मल्टी स्ट्रिंग, ठीक है। एक पैकेट का के अंदर अगर 50 पैकेट्स होते हैं, ठीक है, यानी एक फुल स्ट्रिंग ऑफ कम्युनिकेशन है। से फॉर एग्जांपल अगर मैं लॉगिन हो रहा हूँ हॉटमेल में तो मैं एक पैकेट भेज के नहीं लॉगिन होता, अगर टीसीपी की कम्युनिकेशन है तो हैंडशेक होगा और बड़ी ड्रामेबाजी होगी बीच में, ठीक है। वो सारे पैकेट्स को अपने पास रखेगा, ठीक है, और उसको पूरे के पूरे
डाटा स्ट्रीम को एनालाइज करेगा, फिर उस सिग्नेचर सेट के साथ कंपेयर करेगा जो उसके सिग्नेचर सेट होंगे, फिर उसे जाने देगा। एटॉमिक सिग्नेचर कभी भारी नहीं होता, उसने एक पैकेट उठाना है, कंपेयर करना, पैकेट उठाना, कंपेयर करना, पैकेट उठाना, कंपेयर करना। ये स्ट्रिंग और मल्टी स्ट्रिंग जो सी है ना, ये जो सा है सबसे इम्पोर्टेंट माइक्रो इंजन होता है जो आपकी पूरी की पूरी कम्युनिकेशन चैनल को पढ़ के समझने की कोशिश करता है। जो प्रीवियस स्लाइड के अंदर जो मैं आपको ये दिखा रहा था ना, ट्रैफिक सब्स्टिट्यूशन इंसर्शन या ट्रैफिक फ्रेगमेंटेशन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अगर मैंने एक पैकेट भेजना था मगर मैं 5 पैकेट में से चॉप करके भेज देता हूँ, तो ये स्ट्रिंग और मल्टी स्ट्रिंग जो पूरे के पूरी कम्युनिकेशन चैनल को मैच करता है और फिर उसके अंदर आइडेंटिफाई करने की कोशिश करता है। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आ जाता है सर्विस से माइक्रो इंजन। ये क्या करता है, आपकी एप्लीकेशन लेयर पे आपके उस पैकेट को ओपन करके उसको अंडरस्टैंड करता है कि अच्छा ये क्या करेगा मेरे साथ एप्लीकेशन लेयर पे, रिगार्डलेस ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, विंडोज़ है या लिनक्स है या जो भी, एप्लीकेशन लेयर पे उस पैकेट को खोल के अंडरस्टैंड करने की कोशिश करता है। ठीक है, कोशिश नहीं करता, सिग्नेचर के साथ मैच करता, सिग्नेचर्स उसके पास पड़े होते हैं। ठीक है, ये गलत मैंने एक्सप्लेन किया, आप यूँ समझो कि उसको सिग्नेचर्स के साथ कंपेयर करता है, एनालाइज नहीं करता। ठीक है, एनालाइज कंपेयर अगेंस्ट द सिग्नेचर्स है। सबसे बड़ी लिमिटेशन आईपीएस की ये है कि वो सिग्नेचर बेस्ड एनालिसिस करता है। ठीक है, वो बिहेवियर बेस्ड भी कर सकता है मगर वो आईपीएस का मेन सेलिंग पॉइंट ये नहीं होता। ठीक है, और फिर मिसलिनियस सिग्नेचर्स हैं दैट मे नॉट स्पेसिफिकली फिट इन अदर कैटेगरीज, को डिफरेंट मिसलिनियस कैटेगरीज भी आ जाती है जो एटॉमिक नहीं होते, सर्विस लेवल नहीं होते, स्ट्रिंग और मल्टीकास्ट नहीं होता। ठीक है, उसके बाद आ जाता है मैनेजिंग एंड मॉनिटरिंग। आईपीएस ख़रीद ली आपने, लगा दी, सिग्नेचर्स भी बना दिए या बने बनाए। मोस्टली आप अपने आईपीएस के अंदर सिग्नेचर खुद नहीं बनाते अनटिल अनलेस आप किसी ऐसे अटैक को आइडेंटिफाई करते हो और उसके अंदर आप अब मल्टीपल सिग्नेचर सेट डाल के कोई एक स्पेसिफिक सिग्नेचर बनाना चाहते हो, वो इट्स अ डिफरेंट थिंग, मगर नॉर्मली आपको करना नहीं पड़ता इस तरह। ठीक है, क्योंकि सिस्को के अंदर बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा पैसे लेके और बहुत ज़्यादा टाइम लगा के सिग्नेचर्स बनाते हैं। ठीक है, तो आप वो काम नहीं करना चाहते, आप सिर्फ उस डिवाइस को मैनेज करना चाहते हो और उसको एनालाइज करना चाहते हो वो आपके नेटवर्क को कितना सिक्योर करती है। ठीक है, द सेंसर इज इन प्लेस डूइंग इट्स जॉब। नाउ प्रॉब्लम इज, आर यू डूइंग योर जॉब, कि आप अपनी जॉब कर रहे हो या नहीं। अब आपकी जॉब क्या है, यू शुड रिव्यू द अलर्ट्स। अगर आपकी आईपीएस अप्लायंस कोई अलर्ट्स भेज रही है, फॉल्स पॉजिटिव भेज रही है, तो आपने उन्हें रिव्यू करना है, उन फॉल्स पॉजिटिव से जान छुड़ानी है। ठीक है, से फॉर एग्जांपल मुझे आईपीएस के साथ बहुत अरसा काम करने का मौका मिला, यानी मैं तंग आ गया, इतनी आईपीएस मैंने देखी हैं। ठीक है, मगर मोस्टली सिस्को ही देखी हैं। अब अक्सर ये होता था कि आईपीएस जो है ना, सबसे बड़ा जो चैलेंज है ना नेटवर्क सिक्योरिटी एडमिन या जो भी आपका रोल है, फॉल्स पॉजिटिव्स है। ठीक है, फॉल्स पॉजिटिव इज़ द बिगेस्ट चैलेंज कि आपने फॉल्स पॉजिटिव कम करने हैं। और मेरी जो सी है ना, सबसे ज़्यादा जान पता है किस बात से जाती है, मैं कभी भी किसी आईपीएस को देखता हूँ उसमें इतने फॉल्स पॉजिटिव होते थे जिसकी हद नहीं, फिर हम आइडेंटिफाई करते हैं मैनुअली, और ये इतना स्लो एंड स्टडी जो सा प्रोसेस है ना जिसकी हद नहीं, स्लो प्रोसेस है, स्टडी आपने रखना उसे। हुआ ये कि हम गए वहाँ पे, हमने एक सर्वर देखा, उस सर्वर के ऊपर PHP कोड एग्जीक्यूशन की कमांड आ रही है और सिस्को ने खप मचाई हुई है आईपीएस ने कि भाई मर गए, लुट गए जी, ये तो सर्वर रह गया और ये हो गया वो हो गया। खैर जी, उसने रोज़ अलर्ट देनी और कोई 500,000 अलर्ट्स होती थी। अब मैं रोज़ देखता था उसे और एक्नॉलेज करके बैठ जाता था, खैर कौन देखे। एक दिन मैंने कहा यार ये बंदे से बात ही करता हूँ, मैंने उस सर्वर के एडमिनिस्ट्रेटर से पूछा, कहता मुझे तो नहीं पता ये सर्वर किसका। अच्छा, ये होता आपके साथ? कहता मुझे तो नहीं पता सर्वर किसका है। मैं कहा अच्छा। फिर मैंने वो जनरल जो IT के गए थे सबको ईमेल की, मैंने कहा आई एम ट्राइंग टू आइडेंटिफाई दिस सर्वर, कोई नहीं पता चला, किसी का नहीं है। मैंने अपने IT के जो है हेड से बात की, मैंने कहा मैं ये सर्वर बंद करने लगा हूँ, बंद कर दे, जो चीखेगा पता चल जाएगा। मैंने वो सर्वर बंद कर दिया। 3 दिन गुजर गए, कोई नहीं आया। चौथे दिन ना वो एक बंदा रोता पीटता आया, फाइनेंस में था। मैं क्या हुआ? कहता हमारा एक सर्वर है, तुम लोगों ने कुछ कर दिया, उसको कुछ हो गया और ये हो गया वो हो गया। अच्छा बोलो क्या मसला? वो सर्वर, खैर वो सर्वर वाले ने मेरे पास भेजा कि इस बंदे ने बंद किया। मैंने IT से, बहरहाल फुल पॉलिटिक्स की स्टोरी। आखिर में जी जनाब वो सर्वर ऑन किया तो पता चला कि भाई ना वो कोई ओरेकल के कुछ फंक्शंस और कुछ ऐसी चीज़ें यूज़ करता था जिसे सिस्को समझती थी PHP अटैक्स हैं। उसके हमने पैकेट स्निफर डाल के क्या कुछ निकाला और आखिर में पता चला जी, सिस्को ने एनालाइज भी किया, उन्होंने कहा फॉल्स पॉजिटिव है, आप इसको बाईपास कर सकते हो, इग्नोर कर सकते हो। फिर हमने उसे इग्नोर्ड लिस्ट में डाल के और उसे बाईपास कराया। तो एक सिर्फ फॉल्स पॉजिटिव अलर्ट को फिक्स करने में मुझे 3 हफ्ते लगे थे।
तो अब आप अंदाज़ा लगा सकते हो, अगर आप नेटवर्क इंजीनियर या सिक्योरिटी इंजीनियर हो जिसमें आपने फायरवॉल्स भी देखनी है, ऑफिस के काम भी करने हैं, वीपीएन्स की ट्रबल शूटिंग भी करनी है, कॉल्स भी उठानी है, मीटिंग्स भी अटेंड करनी है और साहब को भी खुश रखना है और फिर घर जाके बीवी बच्चे भी खुश रखने हैं, तो फिर ये आईपीएस आप कहोगे यार चल रही है, चलने दे, जब ब्लॉक करेगी देखेंगे, ठीक है। अच्छा, अब यू शुड रिव्यू द अलर्ट्स, आपके पास कोई प्रोसेस होना चाहिए जो अलर्ट्स को रिव्यू करे। अच्छा, दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है कि हम जब आईपीएस लगा देते हैं, हम वहाँ पे आईपीएस को कन्फिगर नहीं करते टू गेट द लेटेस्ट सिग्नेचर्स। आपकी आईपीएस चल रही है, मुझे अक्सर जगह पे आईपीएस के ऑडिट के लिए जाना पड़ा और उन आईपीएस के ऑडिट में सबसे पहली चीज़ मैं ये देखता था इसका सिग्नेचर कितना पुराना है। एक जगह मैं वहाँ गया और उनके पास जो सिग्नेचर था ना वो 1 साल 3 महीने पुराना पड़ा हुआ था। मैंने कहा ये तो कुछ भी नहीं कर रही है आईपीएस। कहता हाँ कोई अलर्ट नहीं जनरेट करती। मैं कहा जनरेट क्या करेगी, उसके पास सिग्नेचर्स ही नहीं है। और वो शहजादे हर साल जो से है आईपीएस सिग्नेचर्स की सब्सक्रिप्शन पे करते थे और वो सस्ती नहीं होती। आईपीएस की सब्सक्रिप्शन आप में से किसी ने अगर पे की हो तो दिल हिल जाता है एक दफ़ा पे करते हुए। खैर कंपनीज पे करती हैं, आपको टेंशन की ज़रूरत नहीं है। तो ये इंपॉर्टेंट चीज़ें वो हम आगे देखेंगे। 3 मेन प्रोटोकॉल यूज टू डिलीवर द अलर्ट्स। अब ये जब अलर्ट जनरेट करती है तो ये आपको अलर्ट किस तरह भेजती है, ये एक सिक्योरिटी डिवाइस इवेंट एक्सचेंज SDEE यूज़ हो रहा होता है, उसके ज़रिए भेजती है। सिजलॉग भेज सकती है, SNMP सिंपल नेटवर्क मैनेजमेंट प्रोटोकॉल SNMP ट्रिगर अलर्ट्स भेज सकती है, ठीक है। इसके लिए सबसे आपको अगर स्टार्टर किट के लिए कहूँ तो सिस्को IPS मैनेजर एक्सप्रेस गूगल करेंगे, सिस्को की ही IPS मैनेजर एक्सप्रेस एक टूल मिलता है, ठीक है। इसके ऊपर बहुत ज़्यादा डॉक्यूमेंटेशन नहीं है मगर मैं हर बंदे को कहता हूँ कि यूज़ करेंगे IPS मैनेजर एक्सप्रेस। और इसमें ना मैक्सिमम 10 आप IPS अप्लाइंसेस रजिस्टर कर सकते हैं और ये आपको डैशबोर्ड में दिखा रही होती है कि सारी अप्लाइंसेस हैं, सबकी CPU यूटिलाइजेशन कितनी है, सिग्नेचर कब है, ग्लोबल कोरिलेशन इंजन अपडेटेड है, सिग्नेचर अपडेट हो गई है या नहीं। और आप इसी एक पैन ऑफ विंडो से सारा कुछ कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। मैं प्रॉमिस नहीं करता आपको ये दिखाऊंगा मगर अगर आई गेट अ चांस आई विल शो यू बिकॉज दैट वुड बी टू मच फॉर यू गाइस। More you work with one network, more you understand the behavior because network is living network। हमारे जो नेटवर्क्स हैं आजकल के लिविंग नेटवर्क्स है, कोई आता है कोई जाता है, कोई घर से काम कर रहा है, कोई अगले दिन दफ्तर आ जाता है, फायर हो जाता है, जॉब छोड़ के चले जाता है, फिर नए लोग आ जाते हैं। तो बिहेवियर बड़ी स्पीड से चेंज हो रहा है हमारे नेटवर्क का। तो जितना आप एक नेटवर्क के अंदर रहते हैं तो आपको उतना जल्दी उसको अंडरस्टैंड करने का मौका मिलता है और फिर एक टाइम आता है कि आपकी IPS काफ़ी हद तक अप टू डेट हो जाती है। आज तक दुनिया में कोई ऐसा मैजिक बॉक्स नहीं है जो आपके नेटवर्क के अंदर आए और आपके तमाम अटैक्स को रोक दे, ठीक है। अगर ऐसा हो जाए तो मैं और आप जॉबलेस हो जाए, ठीक है। अगर आप में से किसी के पास ऐसा बॉक्स है तो आप बहुत लकी हैं, या फिर आपके पास फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी, ठीक है, फॉल्स सेंस ऑफ सिक्योरिटी है आपको, ठीक है। आगे चलते हैं। IPS डिप्लॉयमेंट की बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या है, ठीक है। इम्प्लीमेंट एन IPS सो दैट यू कैन एनालाइज द ट्रैफिक गोइंग थ्रू द क्रिटिकल सर्वर, ठीक है। IPS को इम्प्लीमेंट करें उस जगह पे जहाँ पे आपके क्रिटिकल रिसोर्सेज। अब लैंड ट्रैफिक आपको मॉनिटर करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, कि हाँ वो जी काशिफ के PC में से कैसी सी ट्रैफिक आ रही है। हाँ, अगर आप ऐसी सी ट्रैफिक पकड़ने के लिए IPS लगा रहे हैं ना तो फिर आपको ज़रूरत नहीं है IPS पढ़ने की, ठीक है। होस्ट बेस्ड इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम इज़ अ डिफरेंट थिंग, बहुत सारे लोग नहीं यूज़ करते, एंड पॉइंट प्रोटेक्शन टेक्नोलॉजी है, ठीक है। उसके बाद दूसरा चीज़ जो सी है वो इफ़ यू कैनॉट अफोर्ड द डेडिकेटेड अप्लायंस, कि आप डेडिकेटेड अप्लायंस नहीं खरीद सकते तो IPS मॉड्यूलर टेक्नोलॉजी में चले जाए। मैं फिर भी सजेस्ट करता हूँ कि अप्लायंस बेस्ड सोल्यूशन पे रहे। यूज़ ग्लोबल कोरिलेशन फीचर के ग्लोबल कोरिलेशन जिसमें लाइक बॉटनेट कमांड कंट्रोल सेंटर्स की इन्फॉर्मेशन आ रही है। अगर किसी ने सुबह अटैक किया ऑस्ट्रेलिया, जब तक वो यूरोप या पाकिस्तान या अमेरिका वाली साइड पे जाता है तो सिस्को का ग्लोबल कोरिलेशन आपको अलर्ट कर चुका होगा कि यार ये IP एड्रेसेस बैड हैं। जिससे वो IP एड्रेसेस आएंगे, अगर आपने रिस्क रेटिंग सही कन्फिगर की हुई है या आपकी रिस्क रेटिंग इक्विवेलेंट बैठ जाएगा तो आपको वो आपकी IPS उन ट्रैफिक्स को ब्लॉक कर देगी। रिस्क बेस्ड अप्रोच करें। रिस्क बेस्ड अप्रोच ये ना करें कि आप एक सिग्नेचर ट्यून करें। आप बताएं जी ये सेट ऑफ सर्वर्स जो से मेरे वेरी हाई रिस्क हैं और ये जो सर्वर्स है ये हाई रिस्क है और ये जो से हैं ये लो रिस्क है, ठीक है। तो फिर IPS उस हिसाब से आपको अपने सिग्नेचर्स को के हिसाब से उसको रिस्क रेटिंग एडजस्ट कर लेगी कि अगर ये सिमिलर सिग्नेचर 1010 अलर्ट ट्रिगर होता है यहाँ पे और यहाँ पे, तो वो इन दोनों की ट्रैफिक को ब्लॉक कर देगी, इसको नहीं ब्लॉक करेगी, ठीक है। यूज़ ऑटोमेटेड सिग्नेचर अपडेट। अब तो सिस्को ने ऑटोमेटेड सिग्नेचर अपडेट दे दिया कि IPS के अंदर जाके आपको अपने CCO लॉगिन एंटर करते हैं, वो उस लॉगिन को यूज़ करते हुए रोज़ शाम को 6 बजे जो से अपने सिग्नेचर अपडेट कर देती है, ठीक है। आप डेली बेसिस पे भी कर सकते हो, आवरली बेसिस पे भी मेरे ख्याल में कोई ऑप्शन है। कॉन्टीन्यू टू ट्यून एंड ट्वीक भी लिखना चाहिए। IPS एंड IDS, आपको हर वक्त अपनी IPS IDS को ट्यून करना पड़ता है। मंथली एक मीटिंग रख लें, रिव्यू द लॉग्स। अगर आपके पास टीम है, अगर आप अकेले हैं तो फिर मंथली कुछ
4 एक घंटे रख लें, आप पूरे हफ्ते की लॉग्स रिव्यू करें या महीने की लॉग्स रिव्यू करें और देखें कि क्या हुआ है, क्या मेरे आईपीएस सिग्नेचर्स अपडेटेड हैं, हेल्थ कैसी है, सीपीयू यूटिलाइजेशन ग्राफ कैसा था, मेमोरी यूटिलाइजेशन ग्राफ कैसा था, ग्लोबल कोरिलेशन कनेक्टेड है या नहीं, मेरी पास तमाम अलर्ट्स इकट्ठी हुई हैं, मैंने अलर्ट सेव की हैं। मंथली रिपोर्टिंग भी कर सकते हैं, अगर आप आईपीएस मैनेजर एक्सप्रेस यूज़ कर रहे हैं ना, आईएमई लिखते हैं उसे, तो वो रिपोर्ट्स भी देता है। इट्स नेवर 100% कि आईपीएस की जो आपका सिक्योरिटी प्रोसेस कभी भी 100% नहीं हो सकता। सिक्योरिटी जो है वो एवर इवॉल्विंग प्रोसेस होता है जो हर वक्त इवॉल्व हो रहा होता है। तो आईपीएस उसकी एक बेस्ट एग्जांपल है, क्योंकि हर रोज़ नए अटैक्स आ रहे हैं। कल वर्ल्ड प्रेस में वल्नरेबिलिटी आ गई, आईपीएस ने सिग्नेचर अपडेट कर दिया, आपके आईपीएस के पीछे एक सर्वर पड़ा हुआ है जो वर्ल्ड प्रेस का। यू हैव टू मेक श्योर कि आपके सिग्नेचर्स अपडेट हों, ताकि आपको वो अटैक आपको हिट ही ना करे, वो आपका आईपीएस ब्लॉक कर ले और इतने दरमियान में आप 1 हफ्ता 2 हफ्ता 3 हफ्ते में अपनी आईपीएस अप्लायंस अपडेट कर लें, वर्ड प्रेस का सर्वर अपडेट कर लें। आज हमने बहुत सारा कुछ पढ़ा, मगर पूरे का पूरा लेक्चर हमारे 2 वर्ड्स के अगेंस्ट था, रिस्क रेटिंग। कि हमारी रिस्क रेटिंग हमारी जो डिसीजन मेकिंग में हेल्प करती है कि आईपीएस किस तरह एक्शन परफॉर्म करता है। ठीक है, तो आज हमारा जो है आईपीएस फंडामेंटल्स का जो टॉपिक है वो पूरे का पूरा कंप्लीट हो गया। आज बाय द एंड ऑफ टुडे हमें आईपीएस की तमाम चीज़ों को पता चल गया, आईपीएस कैसे काम करती है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग लैब देखेंगे कि आईपीएस की लैब कैसे होती है, और फिर हम उसको फर्दर लेके चलेंगे। खुश रहें, दुआओं में याद रखें, फिर मुलाकात होती है। अल्लाह हाफिज़।